हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सब ठीक ही होंगे। मैं कंचन, आज आपको मैं एनसीईआरटी की बुक सोशल स्टडी में पॉलिटिकल लाइफ आपने आपके पास एक बुक होगी, जो 3 बुक है ना आपके पास सोशल स्टडी की, एक पॉलिटिकल लाइफ और ज्योग्राफी और आर पास सेकेंड। तो मैं आज आपका जो सेकेंड बुक है आपकी पॉलिटिकल लाइफ में, उसका फर्स्ट चैप्टर आज हम सब मिलकर स्टडी करेंगे इसको। तो जो आपका ये फर्स्ट चैप्टर है उसका नाम है इक्वालिटी इन इंडियन डेमोक्रेसी, यानी भारत में जो हमारी डेमोक्रेसी है किस तरीके से समान है। जो लोकतंत्र राज है ना भारत, इक्वालिटी यानी समानता इन भारत डेमोक्रेसी, जो इंडिया की जो लोकतंत्र गणराज्य है, जो लोकतंत्र है उसमें हमारे किस तरीके से इक्वालिटी है, हम सब लोग किस तरीके से समान है। तो बेटा ये सारा कुछ तो आपका टीचर्स के लिए, तो आप तो ये तो स्टडी मत करो, लेकिन मैं आपको नेक्स्ट यूनिट पे ले जाती हूँ, जो आपका फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट जहाँ से होता है, जैसे ऑन इक्वालिटी। ये इक्वालिटी समझने के लिए आपने देखा होगा, आप अपने घरों में देखते हैं कि किस तरीके से सारी चीज़ें इक्वल होती हैं या फिर किस तरीके से इक्वालिटी नहीं होती है। जैसे आपके घर में कुछ लोग काम काज करते होंगे तो आपने देखा होगा कि कुछ डिस्क्रिमिनेशन क्रिएट कर दिया जाता है। जैसे कुछ काम करने वाले लोग हैं वो जमीन पर बैठकर खाना खाते हैं, और कुछ घरों में ऐसा भी होता है कि पेरेंट्स एक बच्चे को इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ा रहे हैं और एक बच्चे को हिंदी मीडियम स्कूल में पढ़ा रहे हैं। तो ये क्या है, ये डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं। तो बच्चों के बीच में भेदभाव हो रहा है, इक्वालिटी नहीं है। तो जो इक्वालिटी समझने के लिए सारी इक्वालिटी क्या है कि सभी चीज़ों को और सब लोगों के लिए समान रूप से रखी जाए। जैसे कि हमारी गवर्नमेंट है, जैसे आपका ये पब्लिक सेक्टर है कुछ, जैसे आपका कुछ गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, गवर्नमेंट स्कूल है, ये सारे पब्लिक सेक्टर हैं। तो गवर्नमेंट ने इसके ये जो सेक्टर है सबके लिए इक्वल कर रखी है, या फिर कोई अमीर बच्चा हो या गरीब बच्चा हो, वो सारे बच्चे आकर एक उस गवर्नमेंट स्कूल में एडमिशन ले सकते हैं, किसी को रोक टोक नहीं है। तो ये गवर्नमेंट हमारे साथ क्या कर रही है, इक्वालिटी कर रही है। वोट देने का अधिकार, हम अपनी सरकार चुनते हैं ना, अपने प्रतिनिधित्व चुनते हैं, तो जो वोट देते हैं उसमें हम सभी समान आते हैं, है ना। अपने समान लेते हैं ना कि किस तरीके से वोट लिया जाएगा और किस तरीके से सभी लाइन में इक्वल खड़े होते हैं, चाहे फिर वो टीचर हो या काम करने वाला व्यक्ति हो। तो ये सारे देख सकते हो आप लोग कि इक्वालिटी किस तरीके से होती है। सब लोग आकर भेदभाव नहीं करते, इसमें सभी लोग आकर वोट डालते हैं और अपने प्रतिनिधित्वों को चुनते हैं, है ना। तो ये आपको इक्वालिटी आपको शो कराती है। तो बिफोर स्टार्टिंग इसमें कुछ पर्सन्स के व्यक्तियों के नाम दिए हुए हैं। जैसे आप ये देख सकते हैं कि मंजित कौर है, वो कौन है आपका बेटा, टीचर है ना। और ये मंजित कौर टीचर है, और ये तेज सिंह ट्रेडर है, एक व्यापारी है, गिरीश राव एक स्टूडेंट है, कांता देवी डोमेस्टिक वर्कर है, घरों में जाके काम करती हैं, सुजाता कुमारी डोमेस्टिक वर्कर है, शी ऑल्सो डोमेस्टिक वर्कर। तो ये सारे आपस में क्या कुछ आए हुए हैं वोट डालने के लिए, और क्या बातें कर रहे हैं। देखो कांता अपनी फ्रेंड से कहती है कि सुजाता देखो आज हम सब वोट डालने आए हैं, और यहाँ पे देखो इस लाइन में हम सब इक्वल खड़े हुए हैं, है ना। वो सारे लोग इक्वलिटी से खड़े हैं, चाहे वो कैसा भी सिटीजन हो हमारी कंट्री के, चाहे वो बड़े लोग हों या देखो ये जैन साहब भी खड़े हैं, हम लोग भी खड़े हैं, सारे लोग मिलजुल कर यहाँ वोट डालने के लिए खड़े हैं। तो देखो हमारी गवर्नमेंट सरकार ने हमें इक्वलिटी में बांध रखा है, इसीलिए तो यहाँ सारे लोग खड़े हुए हैं। तो कांता बोलती है हाँ ये तो ठीक है, ये तो वाकई बहुत अच्छा है। इसी तरीके से ये सारी चीज़ें चलती हैं और आपस में वो दोनों बातें करती हैं। लेकिन कुछ समय बाद क्या होता है कि कांता काम करने के लिए जाती है, तो जो उसके जिनके यहाँ वो काम करती थी वहाँ वो नमस्ते रास्ते में उसको मिल जाते हैं उसके जो मालिक, और वो उनसे नमस्ते करने लग जाती है। तो ये तो है ना, आपने देखा होगा कि ये सारी चीज़ें इक्वलिटी बताने के लिए शो कराई जा रही हैं। यू कैन सी इन दिस पिक्चर्स these are shows where is equality and where is discrimination, and in these pictures also guided like जैसे कांता की बेटी है और वो ना बीमार पड़ गई है, तो रास्ते में उसकी दोस्त मिलती है और कहती है कि भाई गुड़िया बीमार है, क्या उसको हॉस्पिटल नहीं ले जाना है। तो जो कांता है अपनी दोस्त से कहती है कि नहीं, पहले मैं ऐसा कर दूँ, आपके यहाँ जाकर
काम कर कर आती हूँ और फिर उसके बाद जाके मैं उनसे कुछ थोड़ा बहुत एडवांस रुपये ले लूँगी। उसके बाद मैं गुड़िया को हॉस्पिटल ले जाऊँगी। फिर नेक्स्ट आपकी पिक्चर शो कराती है कि जाने से पहले वो अपनी बेटी से अपने घर को मिलती है और कहती है बेटा आप थोड़ा अच्छा फील कर रहे हो कि नहीं, मैं अभी थोड़ी देर में लौट कर आ जाऊंगी और तो मैं डॉक्टर के पास ले जाऊंगी। फिर थोड़ी ही देर में कांता वहां से अपनी बेटी को समझा के चली जाती है ना। फिर उसके बाद वो बाहर निकल के अपने बस्ती में तो देखती है कि ये सारे जो लोग हैं वो क्या है कि बस्ती के लोग, बस्ती में बच्चे खेल रहे हैं और बहुत गंदे तरीके से उनका माहौल है। तो कहती है कि मेरी बच्ची को तो बीमार करना जायज़ है, क्योंकि इस बस्ती में तो देखो ये तो कभी साफ ही नहीं रहती, कभी चेंज ही नहीं हो सकती। इस तरीके से कांता अपने मन में ये शंका लेते हुए आगे बढ़ती है और फिर जाकर अपने बॉस के यहाँ पे कुछ काम करती है और सोचने लग जाती है कि जब हम वोट डालने गए थे उस दौरान तो इक्वलिटी जो राइट था हमारा, हम वहाँ सभी लोग खड़े हुए थे। फिर यहाँ पे कांता इस स्टोरी में सोचने लग जाती है और अपना जो वोट डालने की बातों को सोचने लग जाती है। फिर नेक्स्ट लाइन में आपका ये लुकिंग अगेन एट वेरियस पीपल हु आर स्टैंडिंग इन लाइन विद हर कांता रिकग्नाइज हर एम्प्लॉयर्स अशोक जैन एंड छोटेलाल हर नेबर्स इन डोमेस्टिक कंट्रीज। तो कांता सोचने लग जाती है कि जो हमारी जो लाइन लगी थी वोटर्स की, वहाँ पे तो ये सारे लोग खड़े हुए थे, लेकिन अब देखो कि यहाँ पर क्या हो रहा है कि अब ये सारी चीजें कहाँ चली गई हैं, ये सारी चीजें कहाँ है, अब हमारा राइट कहाँ है। ये थोड़ा बफरिंग हो रही है बेटा, सम काइंड ऑफ इश्यूज ऑफ मैथ्स but we are got next slides recently, just wait। तो सारे कहती है कि ये यूनिवर्सल जो हमें जो वोटर जो आईडी जो हमें वोट का अधिकार जो मिला हुआ था वो यूनिवर्सल तो था ही नहीं, है ना। तो ये जो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज है यानी कि सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, क्या कहते हैं यूनिवर्सल फ्रेंचाइज को, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। यानी कि कैसे भी रिलीजन के लोग हैं या किसी भी तरीके से व्यक्ति हो या रिच हो या पुअर हो, इन सबको अलावा है वोट देने का अधिकार। तो ये सारा कुछ हमें सार्वभौमिक अधिकारों के बारे में बताता है। ये कुछ चीज़ें बेटा इसमें हमने 6th क्लास में भी थोड़ा बहुत पढ़ा होगा आपने कि इक्वलिटी क्या होती है, मताधिकार क्या होती है, तो आपने कुछ लास्ट ईयर्स में भी पढ़ा होगा। नेक्स्ट आपका जो भी ये समानता के विचार आते हैं, क्योंकि ये सारा देश हमारा, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो या छोटे व्यक्ति हो या बड़े, लाइक अ रिच एंड पुअर ऑल्सो दे आर इंक्लूड फॉर वोटिंग। तो सारे लोग उत्सुक रहते हैं। इसी वजह से जो कांता थी वो भी बहुत ज़्यादा उत्सुक थी, एक्साइटेड थी वोट डालने के लिए कि यहाँ पे हमारी गवर्नमेंट है वो हमें एक अधिकार देती है, समानता का अधिकार देती है और हम तो उसी को वोट देंगे जो हमारी यहाँ पर बस्ती में हमारी हेल्प करेगा या जो हमारी पाइपलाइनें करवाएगा या फिर कह लीजिए आप जो उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेगा, तो उन्हीं की वोट दिए जाएंगे। इस तरीके से जैसे जैसे वो ये बातें सोच से अपना काम फिनिश करती है, बट as her day goes on, Kanta becomes less certain about what this equality really means। परंतु जैसे जैसे दिन बीतता जाता है कांता के मन में समानता के लिए वास्तविक अर्थ के बारे में शंका होने लगती है कि यहाँ वैसे तो हम वोट में इक्वलिटी खड़े थे, सारे लोग खड़े हुए थे, बट यहाँ पे देखो मुझे कुछ पैसों के लिए मुझे कितना सारा काम करना पड़ रहा है, मेरी बेटी बीमार है और फिर मैं उसको लेके जा नहीं सकती, तो क्या ये इक्वलिटी का मीनिंग है। तो वो इस चीज़ों के बारे में सोचने लग जाती है। नेक्स्ट है बेटा, व्हाट इज दैट मेक्स कांता अनश्योर। लेट्स टेक अ लुक एट द डे इन हर लाइफ शी लिव्स इन अ स्लम्स हैज अ ड्रीम वेरी। तो ये सारा कुछ सोचने लग जाती है। फिर उसके बाद सोचती है कि वह क्या बात है जिसने कांता के मन में शंका पैदा कर दी। अब देखते हैं कि जो जीवन दिनचर्या है, जो इसकी झोपड़पट्टी की जो दिनचर्या है वो किस तरीके से निकलेगी, किस तरीके से बीतेगी।
उसके घर के पीछे एक नाला है, वो सोचने लग जाती है कि यहाँ तो साहब इसमें अच्छे से रह रहे हैं, मैं उनके घर का काम काज कर रही हूँ, लेकिन मेरी बस्ती में देखो एक नाला भी है ना, और जो मेरे घर के पीछे है उसी की वजह से वो सोचती है कि मेरी बेटी बीमार हो गई है, वो सोचती है कि मेरे घर के पीछे एक नाला है और उस नाले की वजह से मेरी बेटी बीमार भी हो गई है, परंतु उसने अपने काम से एक दिन की भी छुट्टी नहीं ले सकी। और अपने मालिक की जैसे उसके मालिक के बच्चे हैं तो वो डॉक्टर के पास जाते हैं, जो मालिक से अपने पहले मालिक से उससे जो बच्चे अगर वो डॉक्टर के पास जाते हैं तो उन्हें लाइन नहीं लगानी पड़ती है, अगर लेकिन मैं अपने गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाती हूँ अपनी बच्ची को लेके तो मुझे लाइन लगानी पड़ती है। तो ये सारी शंका उसके मन में आने लगती है और सोचने लगती है कि यार ये सारी चीज़ें इक्वालिटी में होती है क्या। तो ये थोड़ा आप ये देख सकते हैं, थोड़े ब्लॉग्स बनाए हुए हैं ये सारा, जस्ट फ्यू मोर मिनट्स डेट, यानी बस जरा सी देर और बेटी मतलब अपनी बेटी को लेते हुए इस पिक्चर्स में आप देख सकते हैं वो अपने घर पहुंचती है और अपनी बेटी को लेकर गोदी में खड़े होकर गवर्नमेंट हॉस्पिटल के सामने लाइन लगाने लगती है और सोचती है कि अगर जैन मैडम होती या जैन साहब होते तो वो अपनी वोटिंग के टाइम पे तो हम लोग सारे एक लाइन में खड़े थे, लेकिन उन्हें अपने बच्चे दिखाने के लिए उन्हें लाइन में नहीं लगना पड़ता है, वो तो सारे लोग कभी भी किसी भी डॉक्टर के पास जा सकते हैं। तो क्या ये इक्वालिटी का मीनिंग है? इस तरीके से जो कांता के मन में शंका आने लगती है। तो ये सारा जो मीनिंग है वो इक्वालिटी को समझाने के लिए आपको दिया गया है कि क्या इक्वालिटी है। तो आप बेटा सोच सकते हो कि इक्वालिटी क्या है। डू यू थिंक कांता हैज इनफ रीजन टू डाउट whether she is equal? These three reasons from the story that might make her feel like this. बेटा आप लोग अपनी रफ में ये थोड़ा इसके बारे में लिख सकते हैं कि आपके विचारों में जो समानता, जो कांता के मन में समानता की जो भावना आ रही थी वो किस तरीके से आ रही थी। तो आप इन चीजों के बारे में बता सकते हैं अपने नोटबुक में थोड़ा लिखकर आप इसको, या फिर कमेंट बॉक्स में आप कमेंट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो आप बता सकते हैं कि कांता के मन में जो इक्वालिटी की भावना आ रही थी वो किस तरीके से आ रही थी। नेक्स्ट टॉपिक है आपका अदर काइंड्स ऑफ इक्वालिटी। मैंने बताया था ना इक्वालिटी मीन्स क्या है? समानता। क्या बेटा इक्वालिटी मीन्स? इक्वालिटी मीन्स है आपका समानता। समानता, तो ये सारी चीजें हमें जो समानता जो बताती है इन चीजों के बारे में। और फिर कांता इज वन ऑफ मैनी पीपल हु लिव इन डोमेस्टिक इंडियाज। मैं इसको इरेज कर दूं फिर उसके बारे में आपको समझाती हूँ। तो ये कांता है वो सोचने लगे, वो उन्हीं लोगों में से एक है जो उस दिन लाइन में खड़े हुए थे। जो कांता है उन्हीं में से एक है जो उस दिन लाइन में खड़े होकर सब लोग वोट दे रहे थे। लेकिन जो भारत में लोकतंत्र में रहते हैं और उनके मताधिकार प्राप्त हैं, लेकिन उनका दैनिक जीवन अलग अलग स्थितियों से गुजरता है ना। जो उनकी कंडीशन है वो अलग अलग है, इक्वल नहीं है। भले वो वोट एक साथ दे सकते हैं, लेकिन इंडिया में जो उनका डिफरेंट वेज है, एक रहने का तरीका है, वो थोड़ा इनइक्वालिटी में चेंजेस हो जाता है। वैसे वोटिंग देने का अधिकार तो समान है, लेकिन क्या है कि जो उनका लिविंग स्टाइल अलग है, उनका रहने का तरीका अलग है, जो जहाँ रहते हैं उनका अलग है। ये तो ये सारी चीजें असमानताओं को, इनइक्वालिटी यानी असमानताओं को बताती है, ये डिफरेंट करती है कि रिच और पुअर में या कास्टेज में, ये सारी चीज़ों को हमें डिफ्रेंशिएट करती है बिटवीन ईच अदर्स, राइट। तो ये नेक्स्ट है आपका बेटा, ईच ऑफ दीज इज डिसाइड ऑन रियल इंडिकेट्स इन पीपल्स लाइफ एंड रिफ्लेक्ट डिफरेंट काइंड्स इक्वालिटी दैट एग्जिस्ट इन इंडिया। ये दोनों ही वास्तविक घटनाओं पर आधारित हैं और भारत में होने वाली विभिन्न प्रकार की समानताओं पर प्रकाश डालती हैं। इट मीन्स बेटा जैसे कि आपने देखा होगा कि डिफरेंशिएट कितना है, देखो हमारे यहाँ वोट डालने का अधिकार एक साथ है, बट क्योंकि लिविंग स्टाइल अलग है, लिविंग एरियाज अलग है, तो वो हमें डिफरेंशिएट करती हैं, हमारी इनइक्वालिटी यानी समानता को भी दर्शाती है। नेक्स्ट पैराग्राफ है आपका, वन ऑफ the more common forms of inequality in India is the caste system। तो भारत में कास्ट सिस्टम होने की वजह से
काफी सारी चीजों में इनइक्वालिटी है, असमानताएं। आपने कई बार देखा है ना, ऊंच नीच में असमानताएं होती हैं, है ना, कास्ट सिस्टम में असमानताएं होती है कि नहीं। तो ये क्या है, ये भारत में बहुत ज्यादा हमारा यहाँ कास्ट सिस्टम, ये कि ये इस कास्ट का है, इसके साथ खाना मत खाओ, या इस कास्ट का है, ये मुस्लिम कास्ट का है, या फिर ये शेड्यूल कास्ट का है, तो इनके साथ दोस्ती मत करो। तो कास्ट सिस्टम की वजह से हमारे यहाँ इनइक्वालिटी बहुत ज़्यादा है। इसी वजह से बेटा रूरल एरियाज में भी कास्ट सिस्टम बहुत ज़्यादा होता है, और अगर आप अर्बन एरियाज में देखेंगे तो वहाँ पर इतना कास्ट सिस्टम नहीं है। वहाँ भी है लेकिन वहाँ बहुत ज़्यादा कम है। आप देखते होंगे जैसे दिल्ली वगैरह, ये थोड़ी बड़ी बड़ी सिटीज़ है, महाराष्ट्र में मुंबई है, आपको नोएडा, दिल्ली, कोलकाता, इन सारी चीज़ों में आप देखते होंगे कि जो रूरल एरियाज हैं, अगर इनकी स्टेट की बात करेंगे तो वहाँ तो कास्ट सिस्टम की वजह से डिफ्रेंशिएट बहुत ज़्यादा करते हैं लोगों को। बट इफ वी आर टॉकिंग अबाउट इन अर्बन एरियाज, अर्बन इन कंट्रीज एंड अर्बन सिटीज, देयर आर लैक ऑफ कास्ट डिफ्रेंशिएट। वहाँ पे बहुत ज़्यादा ही कम चीज़ों में डिफ्रेंशिएट किया जाता है, बहुत ज़्यादा कम असमानताएं की जाती है लोगों के साथ। Now let us read a story about the experience of a Dalit child attending school. Have you already read? Used to address themselves, Dalit means broken by using this word lower caste. So are points to how they were and continue to be seriously discrimination again. तो बेटा हम इसमें एक स्कूल का बच्चा है जो दलित बच्चे की कहानी के बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि कोई दलित बच्चा है, वो आपने पहले कक्षा 6 में भी थोड़ा दलित के बारे में दे रखा है, आपने ऐसा शब्द सुना होगा कि कक्षा 6 में भी दलित के बारे में बात की जाती है। तो इसी में एक दलित बच्चा है, वो किस तरीके से स्कूल जाता है और उसका जो इक्वालिटी का राइट है वो किस तरीके से यहाँ पर उसका हनन होता है ना। लोअर कास्ट जो लोग हैं, जो उनकी जो कंडीशन है वो कितनी भेदभाव वाली होती है, डिस्क्रिमिनेशन, इट मीन्स भेदभाव। तो उनके हालात हैं, वो किस तरीके से लोग उनके साथ भेदभाव करते हैं। आज भी हमारी सोसाइटी में ये सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। जैसे कि आप एक व्यक्ति और है, ओम प्रकाश वाल्मीकि, एक प्रसिद्ध दलित व्यक्ति हैं। उन्होंने जैसे कि पढ़े लिखे जो व्यक्ति हैं, उन्होंने अपनी एक ऑटोबायोग्राफी होती है बेटा आत्मकथा। ऑटोबायोग्राफी क्या होती है बेटा? आत्मकथा। और तो उन्होंने अपनी आत्मकथा जिसका नाम है झूठन, है ना, जिसका नाम क्या है? झूठन। तो उसमें बताया है कि उन्होंने लिखा है कि स्कूल में एक दूसरे से दूर बैठना पड़ता था उनको। जब वो स्कूल जाते थे तो उनके साथ बहुत ज़्यादा भेदभाव होता था, और वो बताते कि उन्हें स्कूल में एक दूसरे के साथ अलग अलग बैठना पड़ता था। कुछ बच्चे तो शीट पर बैठते थे लेकिन उनको चटाई पर बैठना पड़ता था, है ना। और कुछ लोग तो उनको अपने कुछ टीचर्स या कुछ जो उनके क्लासमेट थे वो लोग उनको दरवाजे पर बैठने के लिए बोल दिया करते थे, है ना। तो ये अपने साथ वो अपने देखो कितना उनके साथ भेदभाव हुआ है, क्योंकि वो फिर भी इसके बावजूद भी वो पढ़ लिख जाते हैं। और उन्होंने बताया कि उनका जो प्रधानाध्यापक थे ओम प्रकाश से स्कूल और खेल के मैदान में जो उनके प्रधानाध्यापक थे, उनके ओम प्रकाश जी से उनको स्कूल में खेल के मैदान में वो झाड़ू लगवाया करते थे। और वो इस तरीके से अपनी ऑटोबायोग्राफी में कुछ और भी फैक्ट लिखते हैं, बताते हैं कि एक लंबा चौड़ा मैदान मेरे वजूद में कई गुना बड़ा था। मतलब मैं तो इतना छोटा था कि मुझ पे वो सहन नहीं होता था जब मेरे मास्टर साहब मुझसे कहते थे कि इस मैदान को साफ करो। लेकिन वो बताते थे कि जब मैं इतना छोटा था लेकिन मुझसे वो पूरे मैदान की धूल वगैरह साफ करवाते थे। तो ये सारी कहानी ओम प्रकाश जी अपनी ऑटोबायोग्राफी जिसका नाम है झूठन, तो वो उसमें बताते हैं और बताते कि मैं झाड़ू लगाते लगाते मेरी कमर भी दुख जाया करती थी। तो मेरे साथ ये इक्वालिटी कहाँ है? वो भारत जैसे देश में जहाँ इतनी डेमोक्रेसी है और इक्वालिटी की हम बात करते हैं, तब ये बात जब आती है ओम प्रकाश जी की जो हम आत्मकथा पढ़ते हैं झूठन, तो इसमें इक्वालिटी कहाँ है? कि देखो उनके साथ जो उनके क्लासमेट थे वो भी भेदभाव कर रहे हैं, है ना, उनकी जो मास्टर जी थे वो भी भेदभाव कर रहे हैं। तो ये सारे लोग उनके साथ भेदभाव कर रहे हैं कि नहीं? फिर वो बताते हैं द अदर चिल्ड्रन इन माई क्लास वर स्टडिंग एंड आई वॉज स्वीपिंग, हेड मास्टर वॉज सिटिंग इन हिज रूम एंड वॉचिंग मी। तो ये बताते हैं कि जब
मास्टर जी क्लास लिया करते थे और जब मेरे साथ के सारे बच्चे पढ़ा करते थे, लेकिन मैं उस दौरान झाड़ू लगाया करता था। हेड मास्टर अपने कमरे में बैठते थे, लेकिन निगाहें मुझ पर होती थी कि कहीं वो मुझे देखते रहते थे कि मैं झाड़ू लगा रहा हूँ या नहीं लगा रहा हूँ। तो सारी कहानी वो अपनी आत्मकथा में लिखते हैं। फिर वो बताते हैं कि आपने वो देखा है कि फिर वो बताते हैं आई स्वेप्ट द होल डे। तो इस वजह से वो थक जाते थे और क्या करते थे, वो पूरे दिन स्कूल की खिड़की पर सो जाते थे। वो कभी कभी तो ऐसा होता था कि वो इतनी थकान हो जाती थी उनके साथ कि वो जो स्कूल की खिड़की थी वो चुपचाप से अपना देखते थे कि मास्टर जी क्या पढ़ा रहे हैं, क्या लिखवा रहे हैं। तो देखते रहे थे, कभी कभी तो उनके साथ नींद भी आ जाती थी। ओम प्रकाश जी बताते हैं कि ओम प्रकाश was made to sweep the school and the playground for the next couple of days, and this only came to an end when his father, who happened to passing by, saw his son sweeping. He confronted the teachers and then walked away from the school holding Om Prakash's hand. वो बताते हैं कि ओम प्रकाश ने अगले दिन से स्कूल के मैदान में झाड़ू लगवाई जाती थी। तभी जब वो उनकी जो उधर से जब गुजरती थी तो उनके पिता ने उनको झाड़ू लगाते एक दिन देख लिया। तो उन्होंने शिक्षक से पूछा कि भाई ये मेरा बच्चा तो पढ़ने आता है, तुम इसे झाड़ू क्यों लगवाते हो? तो मास्टर जी थे वो ओम प्रकाश जी के जो फादर थे, तो मास्टर जी से बात करते हैं। तो मास्टर जी क्या रिप्लाई करते हैं, यू आर a teacher, so I am leaving now, but remember this much, master, he will study right here in this school, and not just him, but there will be more coming after him. तो जब उनके फादर उनसे बोलते हैं, मास्टर इसलिए जा रहा हूँ, मैं इतना याद रखिए मास्टर, या यही पढ़ेगा या इसे मदरसे में, या ही नहीं इसके बाद और मैं आऊँगा। जब वो मास्टर जी से जब वो सवाल करते हैं कि भाई मेरे बेटे को इस तरीके से क्यों आप झाड़ू वगैरह लगवाते हो, तो मास्टर जी से अपने बच्चे को खींच लेते हैं और कहते हैं, मास्टर जी अब मैं ये छुड़वा दूंगा, आपका ये स्कूल छुड़वा दूंगा, चाहे मुझे इसको मदरसे में क्यों ना पढ़वाना पड़े, लेकिन या तो पढ़कर ही रहेगा, ये आप देख लीजिए। इस तरीके से वो अपने बेटे को लेकर वहां से चले जाते हैं। तो आप ये देख सकते हैं, ये जो पिक्चर्स है आपका, ये ओम प्रकाश जी के द्वारा लिखित एक पिक्चर्स है, जिस ऑटोबायोग्राफी बेटा जिसका नाम जूटन है, और वो अपनी स्कूल लाइफ का वर्णन इसमें करती है। नेक्स्ट है बेटा 10। अभी आपने एक स्टोरी जानी दलित के बारे में, स्टोरी जानी कि किस तरीके से उनके साथ भेदभाव हुआ करता था। कहाँ तो हम इक्वालिटी की बात कर रहे हैं डेमोक्रेसी में, लेकिन कहाँ यहाँ पर उनके साथ भेदभाव हो रहा है। फिर आपका इसी में एक दूसरी कहानी और आ जाती है। द सेकेंड स्टोरी इज बेस्ड ऑन इंसिडेंट दैट टुक प्लेस इन वन ऑफ इंडियाज लार्जेस्ट सिटीज एंड कॉमन प्रैक्टिस इन मोस्ट पार्ट्स ऑफ द कंट्रीज। इस दूसरी कहानी में बेटा भारत के और भी जो शहर वगैरह हैं वहाँ पे किस तरीके से इनइक्वालिटी होती है, उन चीज़ों के बारे में इसमें एक स्टोरी और बताते हैं। इट इज स्टोरी अबाउट, ये स्टोरी किसके बारे में, मिस्टर एंड मिसेस अंसारी। मिस्टर एंड मिसेस अंसारी के बारे में इस स्टोरी में बात करेंगे कि उनके साथ कैसा भेदभाव होता था। तो मिस्टर एंड मिसेस हु वर लुकिंग टू रेंट एन अपार्टमेंट इन द सिटी। मिस्टर एंड मिसेस अंसारी जो कि एक किराए के मकान में रहते थे, और दे हैड द मनी एंड सो पेइंग द रेंट वाज नो प्रॉब्लम। तो वे पैसे वाले थे, इसलिए उन्हें रेंट देने में कोई दिक्कत नहीं होती थी, क्योंकि वो थोड़ा पैसे वाले में ठीक थे, लेकिन रेंट वगैरह देने में उन्हें कोई दिक्कत नहीं होती थी। तो वो जो क्या करते थे, दे वेंट टू प्रॉब्लम्स dealer for help to find a place. A dealer information them that he knew about quite a few apartments that were available for rent, and visited the first apartment, and Ansari liked it very much and decided to take it. बेटा इनको क्योंकि वो अमीर थे तो उन्हें कोई रेंट देने में दिक्कत नहीं होती थी,
लेकिन वे मकान ढूंढने में एक मकान सोच रहे थे कि हमें भी एक मकान मिल जाए, तो उन्होंने एक प्रॉपर डीलर से बात की। तो डीलर ने उन्हें बताया कि कोई मकान वैसे तो नहीं मिल पाएगा, कोई खाली नहीं है, लेकिन क्योंकि आप किराए पर रहते हो, आप चाहो तो किराए के मकान में रह सकते हो, लेकिन आपको खरीदने के लिए मकान नहीं मिलेगा। तो वो पहले मकान देखने गए। जो मिस्टर एंड मिसेज अंसारी थे, वो मकान उन्हें बहुत अच्छा लगा। उन्होंने सोच लिया कि भाई अब तो हमें इसी मकान में रहना है। तो उन्होंने मकान मालिक के नाम जाना कि भाई इस मकान मालिक कौन है, तो वो मांसाहारी लोग। तो उस मकान मालिक ने बोला कि भाई हम तो ना मांसाहारी लोगों को, नॉन वेजिटेरियन रेसिडेंट, वो तो उन्होंने बोला कि हम ना मांसाहारी लोगों को रेंट पर मकान नहीं देते। तो ये सारी कहानी घटना किसके साथ हो रही थी? मिस्टर एंड मिसेस अंसारी के साथ में। तो बोथ द अंसारीज, यानी कि जो मिस्टर एंड मिसेस बोथ, यानी मिस्टर एंड मिसेस एंड द प्रॉपर्टी डीलर वर सरप्राइज्ड टू हियर दिस बिकॉज दे कुड smell fish being cooked in the neighbor's house. The same exhaust was repeated in second and the third apartment. Finally, property dealer told them that they might want to change their names and call themselves Mr. and Mr. Kumar. तो अंसारी मकान मालिक ने उनसे मकान के लिए मना कर दिया, लेकिन डीलर ने भी और जो अंसारी थे उन्होंने भी उनके पड़ोसियों से एक फिश पकने की स्मेल सुनी, जो कि उनके पड़ोसी पका रहे थे। तो डीलर ने उनको अपार्टमेंट लेने की उन्हें सलाह दी कि आप ऐसा करो कि अपना नाम चेंज कर लो, अपना नाम रख लो मिस्टर एंड मिस्टर कुमार, तो जिससे कि आपको रेंट लेने में, मकान लेने में आपको सुविधा हो जाएगी। तो द अंसारी वर reluctant to this and decided to say more. In the end, it took the whole month of looking at apartment before they found a landlady who was willing to give them a place on rent. तो जब प्रॉपर डीलर ने उन्हें सुझाव दे दिया कि भाई तुम अपना नाम चेंज कर लो, तो जो अंसारी लोग थे वो ऐसा करने के लिए राजी नहीं हुए। उन्होंने मतलब मना कर दिया, रिलेटिव यानी मना कर दिया कि हम अपना नाम चेंज नहीं करेंगे। तो थोड़े दिनों बाद महीने भर उन्होंने अपना मकान ढूंढा, लेकिन मकान मालकिन नहीं मिली। उन्होंने जब जिस मकान की मकान मालिक नहीं थी, लैंड लेडी नहीं थी, तो उन्होंने सोचा चलो हम इसी मकान में रह लेंगे। लेकिन उन्होंने मना कर दिया कि भाई हम तो अपना नाम चेंज नहीं करेंगे, चाहे भले हमें और मेहनत क्यों ना करनी पड़े मकान ढूंढने के लिए। तो देखो, आपने इस स्टोरी में जाना कि किस तरीके से मिस्टर मिसेस अंसारी के साथ मकान लेने में भी भेदभाव हो रहा था। कहने को हम इक्वल है, कहने को हम डेमोक्रेसी इंडिया में हम रह रहे हैं, लेकिन आप बेटा देख सकते हो कि इसमें कितना डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है हमारी सोसाइटी में, कितनी सारी चीजें डिस्क्रिमिनेट होती जा रही है ना। फिर आपके इसी सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ में इसी में नेक्स्ट आपका पैराग्राफ है, रिकग्नाइजिंग डिग्निटी, यानी मानवीय गरिमा का मूल्य। डिग्निटी यानी खुद की रेस्पेक्ट, एक ह्यूमैनिटी की रेस्पेक्ट किस तरीके से होती है। तो यू हैव understood by now that the caste we were born into, the religion we practice, the classes background we came from, whether we are male or female, these are often the things that determine why some people are treated under equality, and Om Prakash Valmiki and Ansaris are being treated inequality on basis differences of caste and religion. तो आपने देखा कि किस तरीके से समानता का असमानता होने लगी मिस्टर एंड मिसेस अंसारी के साथ, वाल्मीकि के साथ, किस बेस पर, कास्ट के बेस पर इन लोगों के साथ किस तरीके से असमानता हो रही थी, धर्म के नाम पर उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था। तो आप इन सारी चीजों में आप देख सकते हैं। डिग्निटी क्या है? डिग्निटी है बेटा गरिमा, यानी खुद की रेस्पेक्ट। डिग्निटी क्या होती है? गरिमा, खुद की रेस्पेक्ट। तो ये किस तरीके से उनका जो खुद की रेस्पेक्ट के बारे में उनकी देखो ओम प्रकाश जी के साथ देखो क्या हो गया ना, आपने स्टोरी पढ़ा। फिर मिस्टर एंड मिसेस अंसारी के साथ क्या हुआ, लेकिन मिस्टर एंड मिसेस अंसारी ने अपनी खुद की गरिमा को लॉस नहीं किया, वो नाम चेंज करने के लिए तैयार नहीं हुए सारे लोग। तो आप लोग इसमें देख सकते हो। फिर आपका नेक्स्ट है, व्हेन पर्सन आर ट्रीटेड अनइक्वली देयर डिग्निटी इज
violated the dignity of both Om Prakash Valmiki and the Ansari was violated because of the way in which they were treated by picking of him and making him sweep the school because of his caste. Om Prakash Valmiki's schoolmates and teachers hurt and dignity is badly and made him feel as if he was less than equal to all other students in school. तो बेटा जो ओम प्रकाश वाल्मीकि के साथ जाति के नाम पर उनसे झाड़ू लगवाई जाती थी, है ना, मिस्टर एंड मिसिस अंसारी के साथ उनको मकान नहीं मिल रहा था, तो ये सारी चीजें देखो कि बच्चा होने के कारण भी ओम प्रकाश ने कितना सहन करना पड़ा, एक कास्ट के सिस्टम के चक्कर में उन्हें कितना सहन करना पड़ा। उन्हें जाते थे पढ़ने लेकिन उनके टीचर्स उनसे झाड़ू लगवाते थे, है ना, अपने बेटे को झाड़ू लगाते हुए देखते हुए वो अपने उनके जो फादर थे वो उनको लेकर आ गए। तो किस वजह से लेकर आए? क्योंकि उनके साथ जातिवाद के नाम पर उनके साथ भेदभाव हो रहा था। तो ये सारा कुछ क्या है, ये सारा क्रोध में चेंज होता जा रहा था। सब सारे लोग मतलब उनके जो साथ जो भी उन्हें फील हो रहा था, फील एंग्रीली बाय दिस अनइक्वल, एंड जो टीचर्स वगैरह उनके साथ जो व्यवहार शो करा रहे थे, उनकी वजह से सारे दंपत्ति यानी जो दलित लोग थे और जो आपका जो अंसारी थे वो सारे लोग थे या जो कोई भी लोग हो, इन सारे अंदर एक इक्वालिटी की भावना जग रही थी। और ये क्या सोच रहे थे कि किस तरीके से ये सारी चीजों को खत्म किया जाए। तो ये अपना सेल्फ रेस्पेक्ट की बात आ रही थी और किस तरीके से उनका जो डिग्निटी वो लॉस हो रही थी, लेकिन आत्मसम्मान के लिए उन्होंने इसे रोकना चाहा कि उनके फादर ने उनसे मना कर दिया कि नहीं आप झाड़ू नहीं लगाओगे। किस लिए? क्योंकि ये सेल्फ रिस्पेक्ट की बात आ रही थी। अंसारी जी ने अपना नाम चेंज करने के लिए मना कर दिया। किस लिए? क्योंकि उनके आत्मसम्मान की बात आ रही थी। राइट, नेक्स्ट आपका बेटा ओम प्रकाश एंड अंसारीज डू नॉट डिजर्व टू be treated like this, they deserve the same respect and dignity as anyone else। तो ओम प्रकाश जी और जो दूसरे दंपत्ति थे, अंसारी जो दंपत्ति थे, वो ऐसा व्यवहार नहीं होना चाहते थे कि किसी और के साथ भी ऐसा कुछ व्यवहार हो। वो नहीं चाहते थे कि इस तरीके से कोई व्यवहार किसी और के साथ भी करे कि जो उनके साथ व्यवहार हुआ है। तो मैं आज आपको इतना ही पढ़ा रही हूँ क्योंकि फिर ज्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको यही से स्टार्ट करूंगी। अगर आप पहले इसको अच्छे से स्टडी कर लें और इसको समझने की कोशिश करें कि इक्वालिटी क्या है, किस तरीके से हमारी सोसाइटी में डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, जातिवाद के नाम पर लोग किस तरीके से लोगों के साथ व्यवहार करते हैं, कास्ट के नाम पर देखो मकान नहीं मिलता है या स्कूल में बच्चों को पढ़ाया नहीं जाता है। तो ये सारी चीजें हमारी कहीं ना कहीं इनइक्वालिटी की बात कराती हैं। डेमोक्रेसी इंडियन है, हम कहते हैं कि इक्वालिटी है, हम सब समान है, एक समान है, सारे लोग एक साथ रहते हैं, बट नहीं, इनमें हम देख सकते हैं ना कितना डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। तो आप इसको पहले समझ लें, फिर नेक्स्ट इसी पैराग्राफ से जो आपका ये इक्वालिटी इन इंडियन डेमोक्रेसी है ना, यानी कि भारतीय लोकतंत्र में समानता, कि जो भारतीय लोकतंत्र है वो कहाँ से समानता होती है इसकी। तो ये आपको पहले इसका वीडियो को समझ लें, फिर मैं आपको यहीं से स्टार्ट करूंगी। तो टुमारो वी विल मीट यू अगेन। ओके, बाय बाय, टेक केयर, बी सेफ।